हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूँ इंडियाज फेवरेट प्लेटफॉर्म द टॉपर एकेडमी, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपका कंसेप्ट एंड ऑल क्वेश्चंस फॉर एनसीईआरटी बुक फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेस। ठीक है, हियर वी प्रोवाइड एवरीथिंग। यहाँ पर हम आपको करने क्या वाले हैं, आपके एकेडमिक क्लासेज के लिए आपका 11 12 9 10 वट एवर वांट टू डू, आप जो भी एकेडमिक आप क्लासेज आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ, हम आपको हमको हर एक जो टीचर हमारे यहाँ पर अलग अलग फैकल्टी जो हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगी, कंसेप्ट एंड 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ। ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और आपके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है आप लोगों का क्लियर हो चुके। ठीक है, क्लियर हो जाएगा तो आप जब आगे जाओगे अपने सीयूटी के एग्जाम आप दोगे, कोई इंट्रेंस एग्जाम आप दोगे, कोई कंपटीशन एग्जाम आप दोगे, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प आएगा, आपका कंसेप्ट आपको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट हम कर रहे हैं आपका सेट पे। अब तक की जो एक्सरसाइज में आपको मैंने 1.3 एक्सरसाइज तक आपको कवर करा दिया। आज हम बात करने वाले हैं सेट की 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है, जो ऑपरेशंस पे डिपेंड है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज ऑपरेशंस ऑन दी सेट। सेट पे जैसे ऑपरेशंस क्या लगाए जा सकते हैं, क्या पॉसिबल हो सकते हैं, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम नंबर्स में क्या करते हैं, वी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और नंबर। सेम वी परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सेट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कंसेप्ट में अगर हम बात करें आपका ऑपरेशन परफॉर्म, उसमें एक वेन डायग्राम है जो आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। एंड जो वेन डायग्राम था, वेन डायग्राम पर हम जान लेते हैं कि वेन डायग्राम एक्चुअली में था क्या, किसने दिया और क्या इसका यूज था। तो क्लियर, जो वेन डायग्राम आपका क्या होता है कि सेट डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शो ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन, कि एक फाइनाइट सेट के बीच में क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम। ये जो दिया गया था 1880 में किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका जॉन वैन। ऑलमोस्ट जितने भी नेम दिए गए हैं वो इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम पर इनको दिया गया है। तो जॉन वैन थे जिन्होंने 1880 में दिया था, वेन डायग्राम का कंसेप्ट दिया था। और उसने उसको किस में यूज किया, सेट थ्योरी एज वेल एज सिंपल सेट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी, लॉजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड एक्सेट्रा मैनी मोर। मतलब कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं जहाँ पे उन्होंने इसको हमने यूज किया वेन डायग्राम को। हम जो जब आप कंपटीशन एग्जाम आप करोगे, रीजनिंग करोगे, वहाँ भी वेन डायग्राम का अपना यूज, उसका एक चैप्टर आता है। प्रोबेबिलिटी में भी आपका वेन डायग्राम यूज होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी आपके वेन डायग्राम्स होते हैं। तो जॉन वेन ने इसी को देखते हुए उन्होंने एक इन्वेंशन किया डायग्राम्स का, 1880 में उसको उन्होंने दिया। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या, थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि वेन डायग्राम अगर दो टाइप के आपके पास होते हैं, एक तो आपका होता है एक रेक्टेंगल शेप और एक आपकी होती है सर्कल शेप। ठीक है, ये जो आपका जो रेक्टेंगल है यूजुअली आपको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। मैं आपको बता चुका हूं कि जो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज करते हैं ये, और नॉर्मल सेट्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं हम सर्कल्स। क्लियर? ठीक है, दो हम डायग्राम यूज करेंगे, एक रेक्टेंगल का और एक सर्कल का। अब हम जब ऑपरेशंस की बात करेंगे तो फर्स्ट जो आपका आता है, फर्स्ट नंबर ऑपरेशन आपका यूनियन ऑफ सेट। सिंपल लैंग्वेज में आपको यूनियन क्या समझोगे, यूनियन का मतलब होता है एक तरीके से एडिशन, एडिशन ऑफ सेट, एक तरीके से एडिशन। ठीक है, कंबाइंड करना। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट, हालांकि जो परफॉर्म जो यूनियन किया जा सकता है वो आपका दो या दो से ज्यादा सेट पर एक साथ परफॉर्म किया जा सकता है। वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन यूनियन मिनिमम टू एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम वट एवर यू वांट टू। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी इन बोथ। बस ये समझना है, यूनिवर्सल का मतलब, यूनियन का मतलब है कि ऐसा ऑपरेशन जो गिवन सेट को एक साथ कंबाइंड करेगा। जैसे डायग्राम में दिखाएं,
ये जो है ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। इस पर आपको नहीं दिख रहा अच्छे से, कि मान लो कि ये जो है हम यूज कर रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज कर रहे हैं इस वाले चीज को, रेक्टेंगल को। अब उसमें सेट ए मान लो ये है और एक सेट बी आपके पास ये वाला पार्ट है, तो ये आपका जो इस तरह से जो आपका होगा ये आपको हो गए दोनों में कॉमन पार्ट, ठीक है। दो सेट्स के बीच का जो कॉमन पार्ट है, तो यूनियन के अंदर आपको करना क्या है, मैं कुछ आपको ऑपरेशन जो प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यूनियन के अंदर होता क्या है। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी, ठीक है। लेट इन सेट ए एंड सेट बी इक्वल टू बी डी एफ एंड टेकिंग अनदर सेट सी, लेट्स ए सी डी एफ, ठीक है। देन A union B means A union B contains all element of set A and all element of set B. तो elements A आपका A B C and set B elements आपके B already you define D and F. This is the union of A union B. हमने क्या किया कि सेट A और सेट B के जो भी एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे थे हमने दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कंबाइंड कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। एक से ज्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते, हम सेट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर वो कभी रिपीट नहीं होते, प्रॉपर कोई ऑर्डर नहीं होता। तो कोई भी अगर एलिमेंट आपका रिपीट होता है तो लिखा कितने जाएगा, वन टाइम, ठीक है। इफ एनी एलिमेंट रिपीट इन गिवन सेट देन राइट ओनली वन टाइम, हमेशा एक बार आपका लिया जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट बी डी एफ, बी ऑलरेडी यू हैव रिटन देन राइट ओनली डी एंड एफ। इफ यू परफॉर्म ए यूनियन बी यूनियन सी, इट कंटेन्स all element of set A B C, all element of set B, तो element B already defined then D and F, and all element of set C, A already defined, C already defined, D and F already defined. So this is also union of A union B union C, ठीक है। तो आप दो या दो से ज्यादा सेट पे आप यूनियन परफॉर्म कर सकते हो, और यूनियन में सिंपल अपने भाषा में कहें तो ये कि एक से ज्यादा सेट जो दे रखे होते हैं सबको एक साथ कंबाइंड कर देना। तो यूनियन वो जितने भी सेट पे परफॉर्म करना चाहता है ऑपरेशन उतने कम क्या कर देंगे, उनको हम कंबाइंड कर देंगे। अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो आप ए यूनियन बी लो चाहे बी यूनियन ए, बोथ सेट आर सेम, ठीक है। आइदर यू कैन टेक ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, बोथ गिव सेम सेट। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इन मैथ जगह आपका सिंपल हम नंबर्स में क्या करते हैं 2+3 कर लो चाहे 3+2, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ आपका परफॉर्म होता है। इट मींस यूनियन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव कि ए यूनियन बी यूनियन सी, और हम जब बोर्ड मास आपने पढ़ा भी होगा ऑपरेशन में कि पहले ब्रैकेट ही तो सॉल्व होती है, कि अगर मैंने ए यूनियन बी लिया आफ्टर दैट यूनियन लिया हमने सी के साथ, या पहले आप लो बी यूनियन सी देन फिर यूनियन लो उसका सेट के साथ, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल। इट मींस अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ को ये होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा यूनियन वाला जो ऑपरेशन है। किसी भी एक सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, तो मतलब क्या आएगा वो सेट ए मतलब नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया, एक हमने एम्प्टी सेट, जब कंबाइंड करोगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट और एम्प्टी सेट में एलिमेंट है ही नहीं तो वो एग्जैक्ट सेट ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कि किसी भी सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, यूनियन, मतलब यूनियन के केस में वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्योंकि आप किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लोगे
तो वो ऑलवेज सेम सेट आपका आएगा निकल के। ऐसे ही अगर ए यूनियन ए निकालोगे कि ए सेट का यूनियन ए सेट के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोल देते हैं। क्लियर चारों प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज कम्यूटेटिव, ए यूनियन बी देन यूनियन सी, या ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल, इट मीन्स एसोसिएटिव, ए यूनियन एम्प्टी सेट फाई इक्वल टू ए, दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एंड ए यूनियन ए इक्वल टू ए, दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, चार प्रॉपर्टी हैं जो आपकी सेटिस्फाई होती हैं यूनियन के केस में। यूनियन तरीका मैंने आपको बता दिया कि यूनियन का मतलब कि आपको सेट्स को कंबाइन करना है, तो उसमें आप मिनिमम 2 सेट पे परफॉर्म करोगे और मोर देन 2 पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन को जो आपको समझना है वो इंटरसेक्शन को समझ लेना कॉमन। ठीक है, व्हेन यू टेक कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन सेट्स, इट मींस यू हैव परफॉर्म ऑपरेशन इंटरसेक्शन। ठीक है, आप इंटरसेक्शन को आप परफॉर्म कर रहे हो आप। ठीक है, लाइक सेट ए एलिमेंट्स ए बी सी, सेट बी like B, C, D, E, set C, C, D, E, F, if you perform operation A intersection B। ठीक है, इंटरसेक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, U जो होता है, U जैसी शेप होती है वो आपकी होती है यूनियन के लिए, उसका जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब उसकी आप मेरा वाटर इमेज ले लो, ये आपका होता है इंटरसेक्शन के लिए। तो ए इंटरसेक्शन मींस यू हैव टेक ओनली कॉमन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी, एंड कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स ओनली बी एंड सी, कि बोथ सेट हैव सेम एलिमेंट बी एंड सी, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। सेम लाइक बी इंटरसेक्शन सी मीन्स you have to take only common element from both the sets B and C, and in given sets B and C there is element common C, D, also E, so B intersection C written as C, D, E. This is the intersection of B intersection C. You can take perform intersection operation more than 2 sets. Like if you perform A intersection B intersection C, it means find an element which is common in all 3 sets. A not contain C. C is also C contains set A in set B in set C. So element C you have to take on. Then none of elements common, so only C. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि एक से ज्यादा जब भी आपके पास जो सेट होंगे और आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो करना क्या है कि ऐसा एलिमेंट जिनमें एक साथ कोई ना कोई एलिमेंट आपका कॉमन दिखाई देगा, दिस इज द इंटरसेक्शन। अगर मैं डी ले लेता हूं कोई भी, जिसमें एलिमेंट्स आपके मैं ले लेता हूं ई एफ डी, और यदि यहां मैंने परफॉर्म किया ए इंटरसेक्शन डी, इट मीन्स सेट ए में और सेट डी में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं, ये तो रह गया खाली, और जो खाली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, और जिन भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी, उन सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। यहां पे दोनों जो सेट है ए एंड डी, दोनों क्या है, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट उन्हें कहा जाता है जिनमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी होता है, उन्हीं सेट को हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, ये चीज भी अपने इसमें नोट कर लेना आप। ठीक है, डिसजॉइंट की कंडीशन है कि जो भी सेट डिसजॉइंट होंगे उनमें जो कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन डिसजॉइंट सेट, वट एवर इट मे बी, ए एंड डी, बी एंड सी, वट एवर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। फर्स्ट वन इज यूनियन, here we combined all the elements of given sets, and in intersection
वी टेक ओनली कॉमन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट. नेक्स्ट वन इज थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस. डिफरेंस ऑफ सेट, कि दो सेट के बीच में आप डिफरेंस कैसे लोगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2 3 5 6. एंड वी टेक ए माइनस बी. ए माइनस बी की जो रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरीके से कि एक्स सच दैट x belongs set A only, not in ये वाला लिख सकते हो बस. मतलब कि a माइनस बी का मतलब कि सिंपल ऐसा एलिमेंट लिखना जो सिर्फ किस में हो, a में हो. तो ए का मतलब है कि आपके पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4. क्या 1 अकेला सेट ए में ही है, बी में तो नहीं है ना. इट मीन्स यू हैव टू टेक 1. 2 वो सिर्फ अकेला ए में नहीं है, वो आपका सेट बी में भी है, तो आप 2 को नहीं लिखोगे. 3 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, नहीं लिखोगे. 4 वो ओनली सेट ए में है, तो आप लिखोगे 1 एंड 4. हमें जो एलिमेंट लेने वो सिर्फ किसके लेने हैं, ए में से, वो भी ओनली इन ए. मीन्स सिंपल लैंग्वेज में दो सेट का डिफरेंस का मतलब है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन नहीं हो. क्योंकि जब भी डिफरेंस लिया जाता है कॉमन को कैंसिल कर दिया जाता है. अगर आपने सेट ए लिखना है तो आंसर आएगा 1 एंड 4. अगर आपको लिखना है बी माइनस ए तो एलिमेंट आपको जो लेने हैं सेट बी में से लेने हैं, जो दोनों में कॉमन है कैंसिल कर दोगे, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे 5 6. दिस इज द बी माइनस ए. ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर जाएगा, आपका बी माइनस ए. क्लियर. अगर आपसे ये कहा जाए कि जो सेट ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल आएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं. गिव मी सम मिनट्स. ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर समझ में आया कि दो सेट के बीच का डिफरेंस का मतलब है कि अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हो तो सिर्फ a के एलिमेंट लिखोगे जो b में कॉमन नहीं हो, और b माइनस ए का मतलब है कि ओनली एलिमेंट आप b के लिखोगे जो a में नहीं हो. ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस. तो यहां से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो b माइनस ए और a माइनस बी इक्वल नहीं आ रहे, ये होते भी नहीं है माइनस में. ठीक है, जैसे यूनियन में तो था आपका कि ए यूनियन बी ले लो चाहे बी यूनियन ए ले लो, है ना, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इंटरसेक्शन भी आपका उल्ट करता है कि चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, लेकिन माइनस में कम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता है. ठीक है, चलिए ये आपका हो गया डिफरेंस. नेक्स्ट आपका जो होगा फोर्थ वन इज सिमेट्रिक डिफरेंस. कि दो सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे. जस्ट सेम, इफ यू टेक सेट ए एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी एलिमेंट्स आपका 2 4 6. तो हेयर a माइनस बी इट विल बी ओनली 1 3, and set b minus a it is only 4 6. तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए ये जो ट्रायंगल का साइन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस को. तो ये कहता है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, कि a माइनस बी और b माइनस ए का आप क्या ले लो यूनियन.
तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि टेक ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन इन बोथ सेट, कि दोनों सेट में जो कॉमन नहीं है सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वो कट जाएगा दोनों से, क्योंकि जब डिफरेंस लिखोगे तो 1 3 आएगा, b माइनस ए लिखोगे 4 6 आएगा, और जब सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे, इनको यूनियन लोगे, कंबाइंड करोगे तो आपका आएगा 1 3 4 6। दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हो गया ना आपका? यूनियन हमने पढ़ लिया, हमने इंटरसेक्शन हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, डिसजॉइंट सॉर्ट, बस इसी के भी आप पे क्या है आपकी फोर्थ एक्सरसाइज, और कुछ नहीं है भाइयों। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी आपकी खत्म होने वाली है, बस साथ बने रहिए। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है अब हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसके सर हम बैठे हैं, हम आपको करा के चलेंगे, ठीक है। अब जो आपका फोर्थ एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखो भाई, क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। मतलब कि यू हैव टू पेयर्स, सेट ए एंड बी, सेट पी एंड क्यू, सेट एक्स एंड वाई, एंड यू हैव टू फाइंड यूनियन। यूनियन मींस कंबाइंड एडिशन ऑफ द सेट्स, ठीक है, सेट्स को कंबाइंड करना। तो जब फर्स्ट का जब आंसर दोगे, हमेशा करना क्या होता है, गिवन में जो दे रखा होता है उसको सीधा सीधा लिखिए अपना सॉल्यूशन में, और वी हैव टू परफॉर्म एक्स यूनियन वाई। तो एलिमेंट्स एक्स के भी लिखे जाएंगे, और एलिमेंट जब वाई में आएंगे, 1 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, 2 आएगा, 3 ऑलरेडी लिख चुके हो और कोई बचा नहीं, तो दिस इज द यूनियन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है। जस्ट टेक दोज एलिमेंट्स, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट वाई, एंड टेकन कॉमन एलिमेंट सिंगल वन टाइम, ठीक है। हेयर 3 and 1 both elements are common in both sets, so we have take 1 and 3 one time, then remaining 5 and 2। सेम सेकेंड पे ऑपरेशन करोगे आप, A यूनियन B means you have to write element of set A E I O U, then take element set B, तो A already you define, then B and C, this is the union of set A and B। Similarly, A is a set X such that X is a natural number and multiple of 3, so we have to first write set builder form, मतलब कि take an element natural number which is multiple of 3, so you have write 3 6 9 so on, क्योंकि they are infinite number of multiples of 3, and set B natural number less than 6, it is 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप दोनों का यूनियन करोगे तो A यूनियन B, तो जो एलिमेंट हैं वो आपके सेट B के तो आएंगे ही आएंगे। जब A में लिखोगे 3 ऑलरेडी डिफाइन है, देन आपका 6 9 12, मतलब जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं सारे आ जाएंगे, तो ये आपका हो गया A यूनियन B। नेक्स्ट आप लिखोगे x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर हो और 6 और 6 से स्मॉलर हो, तो आप क्या आएंगे 2 3 4 5 एंड 6। सेट B आप लिखोगे कि x इज ए नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, तो दैट विल बी 7 8 एंड 9। When you write A union B, तो write element of set A 2 3 4 5 6, then element of set B 7 8 9, this is the union। and last one is set A आपका 1 2 3 and set B 5। और जस्ट हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी एक सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ वो क्या होता है A, तो सेट A और B में अगर हम लगा करते हैं सेम ऑपरेशन, A यूनियन B का मतलब है A यूनियन एम्प्टी सेट 5, तो वो आपका आएगा A के इक्वल, और A में कौन से एलिमेंट्स थे 1 2 3, दैट्स द आंसर। क्लियर ऑल 5 पार्ट्स, सिंपल।
आपके पास सेट के जो एलिमेंट आपके डिफाइन हो टेबुलर फॉर्म में तो सीधा लिखो, रोस्टर फॉर्म में है तो पहले टेबुलर फॉर्म बनाओ और उसको कंबाइंड कर दो। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भाई बताना जरूर। ठीक है, आपका कंसेप्ट मुझे छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन कराना है। मैं बार बार आपका जिक्र कर रहा हूं कंसेप्ट पे, क्योंकि अगर एक बार कंसेप्ट आपने अच्छे से पकड़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो लाइफ टाइम आप कंसेप्ट को नहीं भूलने वाले हो, इस बात की गारंटी है भाई। और लिख के दे सकता हूं इस बात को, बस लिखवाने मत आ जाना भाई अभी बस। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, सच सच बता रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि मुझे अपना इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो आपको कंसेप्ट कराऊंगा इतना बेहतरीन आपको करा दूंगा कि आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा सीखने की। ठीक है, वो मेरे ऊपर है कि मैं आपको कंसेप्ट आपको कैसे सिखाता हूँ। जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, तो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए। हमने टॉपर अकेडमी आपके पास स्पेशल है भाई आप लोगों के लिए ही, ये अकेडमी हमने किसी और के लिए थोड़ी खोली है, आप लोगों के लिए खोलिए भाई आपका, ताकि आप अच्छे नंबर आप स्केन, अच्छे मार्क्स आप लेके आओ, अच्छा स्कोर आप गेन कर सको। ठीक है, तो टॉपर अकेडमी हमारे दिन रात इसके लिए कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट सेट ए है, सेट बी है, तो इज ए सबसेट ऑफ बी। और सबसेट हम थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। सबसेट की कंडीशन ये है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इन सेट बी। ये कंडीशन है ए सबसेट बी के लिए, कि ए में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, सेट बी में। देखो भाई, सेट ए में एलिमेंट है ए एंड बी, तो ए भी है बी भी है, बी में और एक्स्ट्रा क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें यह देखना था कि आगे जो सेट आपको गिवन होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज इन आल्सो सेट बी, देन वी कैन कॉल ए सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है लिख सकते हो भाई, यहां पे बोल सकते हो कि यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सॉल्यूशन करना क्या है, गिवन लिख लोगे ए एंड बी, और देन वहां से आप लिखोगे कि यस ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इन सेट बी। देन पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। अब आप खुद सोचो, ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट मेरे सेट बी में ऑलरेडी हैं, तो जो पूरा का पूरा जो सेट बी होगा वही तो आंसर आएगा। तो एक कंडीशन अपना नोट करके लिख लेना कि इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी ऑलवेज बी। ये अपना नोट कर लेना, ये हमेशा अप्लाई होगा कि अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो ये तो आपका सबसेट है, ये आपका सुपर सेट है, तो जो सुपर सेट होता है वही क्या होता है, उनका यूनियन होता है, ये ऑलवेज फिक्स है। हाँ, अगर ये होता है, एक और लिख लेना यहीं पे साथ के साथ, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, तो भाई वो सबसेट का ही आएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होगा वो सबसेट ही कॉमन होगा। ठीक है, यूनियन पूछेंगे तो सुपर सेट, और इंटरसेक्शन पूछेंगे तो आपका सबसेट वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज अपना नोट कर लेना। क्लियर आपका सेकंड क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। भाई अभी तो लिखवाया था, सिंपल अभी तो लिखवाया था कि वी नो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। एग्जाम्पल दे दो बस, देखो एक सिंगल लाइन मत लिख लो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पलर को और भी अच्छा लगेगा। लाइक किस तरीके से, लाइक एज ए हमने ले लिया 1 and 2, सेट भी हमने ले लिया जिसमें आपके एलिमेंट्स 1 2 आ ही रहे थे, तो क्लियरली ए सबसेट ऑफ बी है, देन ए यूनियन बी आप लिखोगे तो आएगा 1 2 3 विच इज इक्वल टू बी। इस तरीके से माना कि थोड़ा सा इसका आंसर बहुत छोटा है, लेकिन छोटे को भी थोड़ा सा अच्छे से लिख दोगे तो एग्जामिनर को और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप इजीली आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट डी है, तो देन फाइंड, आपको 7 ऑपरेशन है आपके जो लगाने हैं, आपको परफॉर्म करने हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? गिवन। बार बार कहता हूं कि जितना आप सॉल्यूशन को जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतना आपका अच्छा जाएगा आपका पेपर। कि सेट ए 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप अच्छे से जो गिवन है लेके चलोगे तो एग्जाम को चेक करते टाइम क्वेश्चन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो आपकी शीट से पढ़ लेगा और समझ जाएगा कि हाँ भाई क्या दे रखा था और बच्चे ने क्या निकाला हुआ है। सेट सी आपका 5 6 7 8 एंड सेट डी इक्वल टू 7 8 9 10। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, ए यूनियन बी। तो यूनियन मीन्स कंबाइंड करना, तो सेट ए और बी के एलिमेंट्स, सेट ए का आएगा 1 2 3 4, सेट बी का 3 ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हो, 4 भी कर चुके हो, बस क्या बच गया है 5 6। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन इज ए यूनियन सी, मीन्स आपको ए सेट और सी सेट में कंबाइंड करना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट सी में 5 6 7 8। This is the union of set A and C. Third one is B union C. तो element of set B 3 4 5 6 and set C element 5 already defined, 6 already defined, then 7 8. Next fourth one is B union D. तो सेट बी और डी में लोगे तो आपका आएगा 3 4 5 6, देन सेट डी 7 8 9 10। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। इट मीन्स आपको सेट ए के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बी के लिखने भी और सी के भी। तो ए में तो आ गया आपका 1 2 3 4, सेट बी का 3 भी लिख चुके हो, 4 भी लिख चुके हो, क्या आएगा 5 और 6। सेट सी का 5 भी लिख चुके हो, 6 भी लिख के हो, कितना आ जाएगा 7 एंड 8। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बड़ा आराम से आप लिख सकते हो जो भी आपको चाहिए आपको आंसर। सिक्स्थ आपके पास है कि ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सेट ए के एलिमेंट्स आप लिखोगे, सेट बी के आपने लिख दिया 3 4 5 6, और सेट डी के लिख देंगे तो हमारे पास 7 8 9 10। ये आ गया हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। और सेवंथ पार्ट वो कह रहा है कि आप बताइए कि भाई बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा। तो बी में जो एलिमेंट्स हैं आपके 3 4 5 6, सेट सी का 5 6 आ गया, 7 8, डी का 7 8 आ गया, तो 9 10। ये हैं आपके 7 के आंसर्स आपके। बहुत इजी है, मैं कहूँगा यार महा सिंपल जैसे बोलते हैं यार। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है, जिसने कभी पढ़ा नहीं, जिसने कभी जाना नहीं, उसे कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, और उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपने एक बार समझ लिया, तो आपको इजीली आप आंसर्स आप निकाल सकते हो। कॉपी अपनी फेयर कॉपी, अपने नोट, अपनी मेंशन अपना बनाते चलिए अच्छे से, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता हो कि भाई आपका कंसेप्ट क्या था, आपको कैसे उसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है ईच पेयर ऑफ दिस सेट A1 गिवन इन क्वेश्चन 1। मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो कुछ भी आपको दिया गया था, मतलब जो भी उसके पार्ट्स दिए गए थे, वहां सब में आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ठीक है भाई, इंटरसेक्शन याद कर लिया, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये आ गया भाई मेरा 1 क्वेश्चन। तो पहले पार्ट में क्या निकालना था, हमें यहां पे क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट में या दो से ज्यादा जो भी सेट्स आपको दिए गए हो इंटरसेक्शन के लिए, उनमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट ढूंढना। कॉमन दोनों में 1 है, दोनों में 3 है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक्स एंड वाई। नेक्स्ट सेट ए इंटरसेक्शन बी,
तो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स ओनली ए, ठीक है, ओनली ए है आपका, इसलिए आपका ए आ गया। इसमें जो 3 के मल्टीपल्स में, तो हमने जो लिखा था, जो 3 के जो मल्टीपल्स थे 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन, और सेट भी हमने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5। दोनों के बीच में जब इंटरसेक्शन परफॉर्म करोगे तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ कितना आ रहा है 3, तो आंसर में सिर्फ आप इतना लिख दोगे। इसमें हमने जो लिखा था सेट ए, हमने जो लिखा था उसके अंदर एलिमेंट्स आपके 1 से बड़े और 6 तक लेने थे, तो मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6। सेट भी आपको लेना था 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, दैट इज 7, 8, 9। दोनों के बीच में जब भी आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करोगे दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, मतलब है खाली, और खाली को हम क्या बोलते हैं फाई। और यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेट ए और सेट बी वो क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि जो सेट आपके डिसजॉइंट होते हैं उन्हीं का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, खाली होता है। लास्ट कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिफ्थ वाले पार्ट में भाई। अब आप देखो सेट ए और बी में इंटरसेक्शन आप ले रहे हो, ए में तो है 1, 2, 3 और सेट भी है खाली, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा सा रिजल्ट है वो क्या आने वाला है मेरे पास 5। मतलब कि जब भी कोई भी दो सेट्स में, अगर आपको किन्हीं भी दो सेट्स में एक सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाए और आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ जाए तो एम्प्टी ही उसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट में था क्या, सबका यूनियन, और फिफ्थ में क्या पूछ लिया, सबका इंटरसेक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में कह रहा है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, तो मुझे अगेन यहाँ पे आपके 10 ऑपरेशंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं, करते हैं भाई। इतना तो आप लिख लोगे कि भाई गिवन सेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू, इतना लिख लेना है। हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो फटाफट आप भी साथ साथ कमेंट में लिखते रहो भाई कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ए में और बी में कॉमन क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, 9, 11, ठीक है ना, बिल्कुल 7, 9, 11 यही आपके आएंगे। सेकेंड पार्ट क्या परफॉर्म करना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी और सी में क्या कॉमन है, 7 दोनों में नहीं है, 9 में नहीं है, 11 है और 13 है, तो 11 एंड 13 आपका इंटरसेक्शन आ गया सेट बी और सी का। थर्ड पार्ट पे जाओगे, थर्ड में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए में, सी में और डी में 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 तीनों में नहीं है, 11 तीनों में नहीं है। इट मीन्स ये क्या आ गया, एम्प्टी, कि सेट ए में, सी में और डी में तीनों में कोई एक एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो क्या हो जाए, कॉमन। फोर्थ पे आओगे, फोर्थ में पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो भाई अगर ए और सी में कॉमन देखोगे 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, हाँ 11 जरूर है, तो मेरे पास 11 आ गया। फिफ्थ पार्ट पाओगे तो बी इंटरसेक्शन डी, बी में और डी में देखो 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, मतलब ये भी क्या है, एम्प्टी, खाली है बिल्कुल। सिक्स्थ में क्या पूछा है आपसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, थोड़ा सा उसने कर दिया कि पहले ब्रैकेट सोल्व का मतलब है कि जो ए में जो कॉमन ढूंढोगे किसके साथ, जो बी यूनियन सी होगा, तो ए में जो लिख लेता हूं फटाफट कि ए के अंदर जो थे आपके पास वो थे आपके 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन, सॉरी क्या लेना था, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी, मतलब कि बी के और सेट सी के हमें एलिमेंट्स क्या करने होंगे, कंबाइंड। बी में एलिमेंट्स आपके आएंगे 7, 9, 11, 13 और इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक आपका 15 और आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो,
3 दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन 7 है, 9 है, 11 है। तो आपका आ जाएगा 7 9 11। ये आपका हो गया 6th पार्ट। 7th पार्ट लेते हैं। 7th में क्या लेना है आपको? ए इंटरसेक्शन डी, कि भाई ए में और डी में क्या कॉमन है। देखो 3 5 7 9 11 कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब 5 हो गया। 8 पार्ट पे आ गई, मतलब फटाफट निकलते जाओगे, कुछ है ही नहीं भाई क्वेश्चन के अंदर। 8th में क्या कह रहा है कि ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी के साथ। तो ए का तो मतलब आपका हो गया 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन डी। तो सेट बी और डी को जब आप कंबाइंड करोगे तो 7 9 11 15 17, ये मेरे पास आ गया बी यूनियन डी। दोनों में कॉमन ढूंढोगे, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 है, तो मेरा 8th का आंसर आ गया 7 9 11। चलो 9th पे चलते हैं। 9th कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी। चलो फटाफट लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन है वो सिर्फ क्या है आपके पास? 7 9 11। फिर क्या लेना था? बी यूनियन सी। हालांकि आप देखोगे आप 6th पार्ट में बी यूनियन सी लिख चुके थे, नहीं तो फिर से भी लिख दो, कितनी बड़ी बात है। बी और सी के सेट ही तो आपको एलिमेंट्री तो कॉमन कंबाइंड करने हैं। तो आपका आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। जब इन दोनों में कॉमन आप लोगे, 7 दोनों में कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 11 भी है, और होंगे भी क्यों भाई? ऑब्वियसली बात है, आप अगर देखोगे जो ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो सबसेट आ रहा है बी यूनियन सी का, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो जो आपका जो कॉमन आप लेते हो तो जो सबसेट होता है वही इसका इंटरसेक्शन होता है। और लास्ट में क्या पूछ लिया है कि ए यूनियन डी, उसका इंटरसेक्शन आपको लेना है बी यूनियन सी के। देखो भाई ए यूनियन डी भी निकाल सकते हो आराम से। ए और डी को जब यूनियन आप लोगे तो 3 5 7 9 11 15 17, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? बी यूनियन सी। अभी बी यूनियन सी हमने लिखा था 7 9 11 13 15। तो दोनों में कॉमन आप देखोगे 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है और 15 कॉमन है। तो ये क्या आ गया इनका यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर आपका 6। यूनियन का मतलब सेट कंबाइन कर देना और इंटरसेक्शन का मतलब कि सिर्फ कॉमन निकाल देना भाई। इतना सा आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, और कह रहा है कि सेट ए एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेट बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सेट सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एंड डी सेट एक्स इज ए प्राइम नंबर। फटाफट करना क्या, जब भी आप सॉल्यूशन दोगे लिखो भाई गिवन। सेट ए वो ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो फटाफट कर दो भाई, लिख दो। होते क्या है? 1 2 3 4 5, कोई बाउंडेशन है नहीं तो भाई रोको भी मत, चलने दो। सेट बी क्या दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। फटाफट खींच के लिख दो भाई, क्या आएंगे इसके अंदर? इवन नेचुरल नंबर के अंदर 2 4 6 8, इस तरीके से। रोका इसने भी नहीं है और रोकना आपको भी नहीं है। आल्सो, ठीक है। सी में क्या दे रखा था कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर।
तो सी भी क्या बन जाएगा आपके पास, और नेचुरल नंबर आप निकालोगे तो आपके पास होते हैं 1 3 5 7 9 11। रोकना इसको भी नहीं है भाई, और रोकेगा भी नहीं भाई, क्योंकि लगाम लगाए नहीं उसने कि भाई कहाँ तक लेके जाना है, तो आप लोगों को नहीं रोकना। एक्स एज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो मेरे शेरों प्राइम नंबर भी आप लोगों को पता होगी भाई क्या होता है। प्राइम नंबर से आपको बता चुका हूँ कि ऐसे नंबर जो सिर्फ वन और खुद की टेबल में आते हैं, दैट इज 2 3 5 7 11, इस तरीके से होते हैं। कोई भी सेट है इसमें आपके सारे सारे इनफाइनाइट हैं, क्योंकि बाउंडेशन किसी में नहीं लगाई है। अब हम निकालेंगे इनके जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला पार्ट पूछ लिया भैया जी ने, वो बताओ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। और देखो इसको लिखने के भी दो तरीके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जा सकता है। बात जब कॉमन की बात होगी तो दोनों को कॉमन पार्ट बोल के करना, और वहां पे अगर यूनियन हो तो दोनों को एंड करके बोल देना। अब ये कह रहा है कि मेरे पास नेचुरल नंबर हो, और ये कह रहा है इवन। जब दोनों में आपको अगर कॉमन लेना हो तो देखो आपके पास कॉमन दोनों में 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 6 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। क्लियर लिख सकते हो कि हेयर बी सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, ए के। और जब बी सबसेट ए का है तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो उनका जो कॉमन आता है वो सबसेट वाला पार्ट आता है। यूनियन में तो सुपरसेट वाला आएगा ए, जबकि इंटरसेक्शन में आपका आएगा सबसेट, और वही आप लिख भी रहे हो। और भी क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स सच दैट कि एक्स इज नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल के साथ क्या है, दोनों को जब कंबाइन करोगे एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, कि एक्स मेरा इवन भी है और नेचुरल भी है। यही मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड में क्या पूछ लिया, सेकंड में कह रहा कि भाई ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो ए में और सी में कॉमन देखो, ए और सी में भी क्लियर दिख रहा है कि जो सी है ऑड नंबर सारे किसके पार्ट हैं, नेचुरल नंबर के, मतलब कि सी सबसेट ए। और जब सी सबसेट ए है तो कॉमन पार्ट जो आपका आएगा वो सी वाला ही निकल कर आएगा, 1 3 5 7 वाला। ठीक है, रीजन लिख सकते हो कि हेयर जो सी है वो सबसेट ए, इसलिए आपका जो इंटरसेक्शन वो आएगा सेट आपका सबसेट वाला पार्ट आ जाएगा। तीसरा आपसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ये भी क्लियर सेम कंसेप्ट है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे किस में से आते हैं, नेचुरल नंबर में से, मतलब कि डी भी सबसेट है तो डी ही इसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। दैट इज 2 3 5 7 11 13 17, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके हो गए इसके पहले 3 वालों का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको क्या लेना था, बी इंटरसेक्शन सी। मतलब बी में तो है इवन नंबर और डी में है आपके ऑड नंबर, और हमें क्लियर पता है भाई दोनों में तो कुछ कॉमन होता को नहीं। अगर होता नहीं है भाई तो मतलब वो क्या है, 5। कि जब भी दो सेट आपके जिनमें वो बिल्कुल डिसजॉइंट हो, बिल्कुल अलग हो, क्योंकि इवन का मतलब डिविजिबल बाई 2, ऑड का मतलब नॉट डिविजिबल बाई 2, तो कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो सीधा इंटरसेक्शन क्या जाएगा आपका, एम्प्टी। फिफ्थ में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी। बी का मतलब इवन और डी का मतलब प्राइम, दोनों को मैं एक साथ बोलूं तो क्या बोल सकता हूं भाई, कि ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो अकेला एक ही दिमाग में नाम आता है 2 का, कि अकेला 2 ऐसा है इवन है जो प्राइम नंबर की फॉर्म में आता है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2। बचा इसका लास्ट कि सी इंटरसेक्शन डी। ऑड में और प्राइम में क्या कॉमन है, देखो 1 और 2 को तो छोड़, ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि 1 इसमें तो इसमें नहीं, 2 इसमें तो इसमें नहीं। बाकी जितने भी आप देखोगे 3 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7, लेकिन 9 नहीं दिखेगा। इट मीन्स जो आपके पास आएंगे 3
5 7 11 13 17, ये वाले पार्ट्स। मतलब कि ऑड में भी सिर्फ वही आएंगे जो ऑड और साथ में प्राइम होंगे। कंपोजिट मतलब जो ऑड नंबर किसी से कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि आपका 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, ये नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर बचते हैं सारे ऑड के, वो सारे आएंगे। कुल मिलाकर आप लिख सकते हो कि प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x जो आएगा, x क्या होगा, प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गए ना आपके 7 क्वेश्चंस आपके? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, चलो क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट आर इन डिसजॉइंट। अभी मैंने बताया था कि आपका डिसजॉइंट क्या होता है, कि ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या होता हो, एम्प्टी, खाली। चलो भाई सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं कि लेट सेट ए, फर्स्ट वाले में जो दे रखा, सेट के अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, एंड सेट बी हम लिख लेते हैं कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 या 4 से बड़ा हो और 6 या 6 से छोटा, तो उसके अंदर आएंगे 4 5 6। तो आप यहां पे पहले चेक करोगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्लियर क्या दिख रहा है, 4, जो कि एम्प्टी तो नहीं हुआ, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए दोनों सेट क्या होने चाहिए थे, अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ भी कॉमन नहीं। तो आप यहां पे बोलोगे कि हेयर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, कि यहां पे ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। नहीं होने का रीजन मैंने बता दिया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए था डिसजॉइंट के लिए, लेकिन यहां पे कॉमन आ रहा था 4, इसलिए आपका ये डिसजॉइंट नहीं होगा। सेकंड कह रहा है कि इसको नाम दे दो सेट, चलो इसको नाम x दे देते हैं, हालांकि आप ए बी इसमें भी दे सकते हो। इसके अंदर तो आपको दे रखे हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और एक सेट y ले लेते हैं जिसमें हमने ले लेते हैं सी डी ई एफ। अगर आप यहां पे भी कॉमन निकालते हो x इंटरसेक्शन y, तो देखो कॉमन दोनों में एक एलिमेंट e अगेन आपको दिखाई दे रहा है कि e जो है वो सेट x में भी है और सेट y में भी, तो विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो हेयर x एंड y आर नॉट डिसजॉइंट सेट, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। बचा कौन सा भाई, बचा आपका तीसरे वाले का नंबर। तीसरा कह रहा है, इसका नाम मैंने डाल दिया भाई सेट पी। ठीक है, क्या कह रहा है कि x इज एन इवन इंटीजर। ठीक है भाई, और q नाम डाल देते हैं कि x सच दैट कि x इज एन ऑड इंटीजर। भाई अगर आप इसमें आप लिखोगे एलिमेंट्स, तो ऐसे नंबर जो इवन हो, मतलब 2 से डिवाइड हो जाए तो 2 की टेबल, लेकिन इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मतलब कि आपके पास दुनिया भर के नंबर है भाई, -2 ऐसे लिख सकते हो, -4 -2 0 2 4 6 8 अप टू सोन। मतलब दोनों तरफ आपका नंबर लाइन पर अगर देखोगे तो पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी इवन इंटीजर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हो। और एक रहा कि एक्स इन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर की हम बात करेंगे, ये भी आपके बहुत सारे नंबर्स होंगे, -3 -1 आपका 1 2 सॉरी 1 3 5 7, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स। लेकिन क्लियर अगर आप सेंटेंस में आप अगर एक बार पढ़ोगे, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर कॉमन तो भाई दूर दूर तक कुछ नहीं होता। तो भाई यहाँ पे जो P इंटरसेक्शन Q जो आएगा वो बिल्कुल आएगा एम्प्टी, दैट इज 5। तो बोल सकते हो कि हेयर P एंड Q आर
डिसजॉइंट सेट। तो फाइनली इन तीन में से एक आपको मिल ही गया डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल। ठीक है, पहले तो आपके नहीं थे, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ले भाई 12 पार्ट्स आ गए भाई, टोटल 12 हिस्से हैं और 12 के 12 के आंसर देने हैं। बड़ी जल्दी जाएंगे भाई, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम नहीं लगने वाला है। देखो कैसे, ए में एलिमेंट दे रखे हैं, वही गिवन सेट ए बी सी डी आप सब लिख लोगे। पहले पार्ट में उसने क्या पूछ लिया कि ए माइनस बी क्या होगा, मैं यहीं पे इसका आंसर लिख के दे रहा हूं। ए माइनस बी डिफरेंस मैंने बताया था कि ए माइनस बी का मतलब कि ओनली एलिमेंट ए विच इज नॉट इन बी, मतलब जो बी में नहीं होने चाहिए, जो बी में है वो नहीं लेने। तो ए और बी में देखोगे 3 नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो। 6 नहीं है सेट बी में, बिल्कुल ले सकते हो। 9 भी नहीं है, 9 भी आ जाएगा। 12 है भाई, नहीं ले सकते, जो कॉमन होता है काट दो बेशक से, लेना नहीं है इसमें से। 15 ले सकते हो। 18 नहीं है, 18 ले सकते हो। 21 नहीं है, 21 ले सकते हो। तो ये तो आ गया आपका a माइनस बी। 3 6 9 15 18 21। ठीक है, a माइनस सी। ए और सी में से अगर हम बात करें और सिर्फ ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी में जो कॉमन है पहले काट दो बेशक से। ए और सी में 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, बस। तो ए माइनस में लगी लिखना सिर्फ ए में से है, ए के लिख दो फटाफट। 3 9 15 18 21, फटाफट इतना करना है। जब भी डिफरेंस लेना हो दोनों में कॉमन काट दो, जो आगे दिया गया है उसके सेट के सारे लिख दो, फिर बाकी बचे। ए माइनस डी, तो भाई ए माइनस डी का मतलब कि मैं ए और डी में से कट कर देता हूं फटाफट। ए और डी में 3 कॉमन नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है भाई काट दो। 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो a माइनस डी में आपका आएगा 3 6 9 12 18 21। बस सिंपल, ये आपका आ गया a माइनस डी। b माइनस ए, इस बार हम करेंगे भाई b माइनस ए। कॉमन को काट दो फटाफट, उसमें से 12 कॉमन था, बस लिखने इस बार b के हैं। तो b में आपका 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है। जो कॉमन था मैंने काट दिया, हटा दिया। फिर क्या था आपका c माइनस ए। ठीक है भाई, a और c में से काट लेते हैं इस बार। a और c में आपका वही 6 कट गया, 12 कट गया, और कोई घटना नहीं। लिखने किसके, c के। तो c में क्या आ जाएगा 2 4 8 10 14 16। ये आपका आ गया c माइनस ए। डी माइनस ए, डी माइनस ए मतलब कि डी और क्या था ए, डी और इनमें क्या कॉमन था आपका 15। तो डी में से आप अगर 15 हटा दो तो कितना आ जाएगा 5 10 20। ये हो गया आपका डी माइनस ए। फिर पूछ लिया बी माइनस सी। बी और सी में से काट दो भाई। बी और सी में आपका 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन दिख रहा है, 12 भी कॉमन दिख रहा है, 16 भी कॉमन दिख रहा है। तो लिखने थे आपको बी के, तो बी में से बचा के ओनली 20। तो भाई इसका तो अकेला क्या रह गया 20। ठीक है, नेक्स्ट बी माइनस डी। तो बी और डी में से कट कर लो भाई। अब मैं कट नहीं कर रहा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कॉमन है कॉमन लिखना नहीं है। तो बी माइनस डी में जो है सिर्फ आपका एक नंबर क्या कॉमन दिख रहा है 20। तो उसमें से 20 हटा दो, क्या आ जाएंगे बी वाले के 4 8 12 16, मतलब 4 की टेबल 4 टाइम्स। सी माइनस बी, सी में और बी में जो कॉमन थे 4 कॉमन था, 8 कॉमन था, 12 कॉमन था, 16 कॉमन था, लिखना था सी का। तो 2 तो एक बच गया आपका, तो 2 भी आएगा। 4 6 8 12 कट गई तो 10 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16 भी कट गया था। तो सी माइनस बी आपका आएगा ओनली 2 10 एंड 14। डी माइनस बी, डी में से बी वाले हटाओ। डी माइनस बी 20 कॉमन था, तो डी का सिर्फ कितना बचेगा 5 10 15। सी माइनस डी, सी में से हटाओ डी वाले, तो क्या कॉमन है दोनों में 10।
तो सी का लिखना था 10 को हटा दो तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 12 14 एंड 16 और बचा फाइनली डी माइनस सी। डी माइनस सी में जो कॉमन 10 था वो हटा दो तो कितना रहेगा 5 15 20। ये था आपके पास 12 के 12 पार्ट्स का आंसर। बस आपको देखना कि जो कॉमन है कॉमन को हटा दो बाकी लिख दो, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग वाले सेट में से है, ठीक है, बाद वाले के नहीं लेने। बाद तो सिर्फ ये देखना कि जो कॉमन है उसको काटने के लिए बस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बिल्कुल एंड की तरफ चल रहे हैं एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके पास एक्स भी सेट है एक वाई भी सेट है, तो क्या निकालना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप मुझे निकाल के दिखाओ कि x माइनस वाई क्या होगा भाई। मैं देखो अगर x और y में कॉमन की बात करूं, कॉमन दोनों में मैं b काट देता हूं, d काट देता हूं, तो x माइनस वाई में सिर्फ x के लिखोगे तो आंसर आएगा a एंड c। y माइनस एक्स में जो कॉमन काटोगे तो सिर्फ क्या बचेगा f कॉमा g। और x इंटरसेक्शन y में जो मैंने काटे हैं जो वही तो कॉमन थे, तो वो मेरे पास आ गया सिर्फ b कॉमा d। ये आपका b आएगा, ठीक है। ये आपके आगे इसके आंसर खत्म। क्वेश्चन बाय 10 कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इफ r is the set of real number and q is the set of irrational number then what is r minus q। तो भाई आप सबको पता है कि जो रियल नंबर होता है वो दो नंबरों से मिलकर बनता है, उसके अंदर इरेशनल नंबर भी होते हैं, उसके अंदर रैशनल नंबर भी होते हैं। अगर आप रियल में से इरेशनल का सेट हटा रहे हो, सॉरी रैशनल का, तो जो सेट बचेगा वो किसका बचेगा इरेशनल नंबर का। ये तो क्लियर है भाई, ठीक है, कि अगर मैं रियल में से रैशनल हटाऊंगा तो इरेशनल बचेगा, और यदि रियल में से आप इरेशनल हटाओगे तो रैशनल, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए वो क्या आएगा एम्प्टी, क्योंकि रैशनल इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जब कॉमन नहीं है तो वो डिफरेंट सेट कहलाएंगे आपके, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बस ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है भाई वो आपकी सही है कि गलत है, ट्रू या फॉल्स। कह रहा है कि 2 3 4 5 एंड 3 6 डिसजॉइंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों में 3 क्या है कॉमन। अगर कॉमन है तो वो डिसजॉइंट होंगे ही नहीं, इट मीन्स पहला उसने ही सबसे पहले झूठ बोल दिया, तो क्या आ गया फर्स्ट का आपका फॉल्स। ए ई आई ओ और ए बी सी डी डिसजॉइंट, बिल्कुल गलत भाई, क्योंकि यहां पे क्या कॉमन है बी, तो मतलब दूसरी बार भी उसने क्या बोल दिया झूठ बोल दिया, और झूठ बोलना गलत बात। इसमें जाओगे 2 3 2 6 एंड 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बिल्कुल क्या रहा होगा एम्प्टी, मतलब डिसजॉइंट। तो इस बार उसने बोल दिया सच, पहली गलती माफी, दूसरी माफी, तीसरी बार सच बोल गया भाई। और लास्ट कह रहा है 2 6 10 3 7 11, ये डिसजॉइंट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी क्या है एम्प्टी। तो इस बार भी बच्चा ने सही बोला, मतलब कि 2 बार झूठ बोलने पर उसको अच्छे से सुना दिया गया, तो भाई तीसरी बार में और चौथी बार में सच बोलने लगा है, ठीक है। ये थे आपके पास 12 क्वेश्चन। चलिए, तो आज की क्लास सिर्फ यहाँ तक ही। आपको अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, आप हमें डायरेक्ट में कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है, वट एवर वांट यू डू। तो आप जस्ट अपना प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो टॉपर अकेडमी के साथ। यहाँ पे जो भी आपको टीचर मिलेगा, आपको 1 to 1 आपके इंटरेक्शन आपकी होगी उनके साथ, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको जो टीचर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जो आपके कंसेप्ट को बहुत, आपके बेस को बहुत अच्छे से बनाएगा। भले आपकी ना 11th क्लास आपने पढ़ी और आपको समझ नहीं आया हो, तो एक बार आप हमारे साथ स्टार्ट कीजिए टॉपर्स अकेडमी के साथ, ठीक है। टॉपर अकेडमी हम इसीलिए ओपन कर रहे हैं, और इसलिए हम ओपन हमने की हुई है ताकि हम क्या कर सकते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर हम अच्छा हम बना सकें, आपका बेस अच्छे से बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, टॉपर अकेडमी के साथ आपको जुड़ जाना है, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।